और शुरुआत अनंतनाग से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां अलगाववादी नेता काजी यासिर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यासिर के एक व्यावसायिक ढांचे को ध्वस्त किया गया। अरपथ नाले के पास मेहंदी कदल में कार्रवाई की गई है। राज्य की जमीन पर अवैध रूप से ढांचा बनाने का इल्जाम था, मद्देनजर ये कार्रवाई हुई है। अनंतनाग में 2700 कनाल शासकीय भूमि से अवैध कब्जा हटाया गया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अलगाववादी नेता काजी यासिर के खिलाफ यह कार्रवाई हुई है। यासिर के एक व्यावसायिक ढांचे को ध्वस्त किया गया है। अरपथ नाले के पास मेहंदी कदल में यह कार्रवाई हुई है। राज्य की जमीन पर अवैध रूप से ढांचा बनाने का इल्जाम है, जिसके मद्देनजर यह कार्रवाई हुई है। आपको यह बता दें कि अनंतनाग में 2700 कनाल शासकीय भूमि से अवैध कब्जा हटाया गया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलगाववादी नेता की ये प्रॉपर्टी है काजी यासिर, जिसके ऊपर अब बुलडोजर चला है। ये एक व्यावसायिक ढांचा था, ये बुलडोजर इसके ऊपर चला है। इसी के साथ 2700 कनाल शासकीय भूमि से अवैध कब्जा हटाया गया था। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अलगाववादी नेता काजी यासिर की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला है। ये प्रॉपर्टी मेहंदी कदल जो कि अरपथ नाले के पास पड़ती है, उस पर यह कार्रवाई की गई है। जहूर सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। जहूर, क्या कुछ अपडेट्स मौके से मिल पाए हैं? बिल्कुल जैस्मीन, मैं आपको बताऊं कि आज सुबह सुबह जो है यहाँ की प्रशासन ने ये कार्रवाई अंजाम दी। आप मेरे पीछे ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सेपरेटिस्ट लीडर जो काजी अहमद यासिर हैं, उनका स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, जैसा कि हमें सरकारी जराये ने बताया। और उसके मुताबिक ये सुबह सुबह जो है इस स्ट्रक्चर को जो है डिमोलिश किया गया। बिल्कुल ये अरपथ नाले के पास है और यहाँ मेहंदी कदल अनंतनाग की अगर हम बात करें, बिल्कुल यहाँ पे ये स्ट्रक्चर तामीर किया गया था। जैसा कि प्रशासन ने बताया कि ये जो स्ट्रक्चर है ये सरकारी जमीन तामीर किया गया है और इसके चलते ये कार्रवाई जो है सुबह सुबह अंजाम दी गई। और जो प्रशासन है उनने हमें बताया कि ये जो स्ट्रक्चर है ये सरकारी ज़मीन पे जो है वो बनाया गया है और जिसके चलते ये कार्रवाई जो है अंजाम दी गई। जैस्मीन, मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आपने खुद भी बताया कि 2700 कनाल अराजी जो है जिस पे कब्जा हटाया गया है, जिसमें कुछ सियासतदान भी हैं, सेपरेटिस्ट लीडर की अगर हम बात करें, या उसके अलावा जो है इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं, उनके खिलाफ जो है ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। और बिल्कुल पिछले कुछ दिनों से ये कार्रवाई जो है ये तूल पकड़ रही है और इसके साथ साथ कई जगहों पे ये कार्रवाइयाँ जो है अंजाम दी गई। फॉर्मर मिनिस्टर्स, एमएलएज जो हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। और ये अगर अनंतनाग की बात करें तो 2700 कनाल कल के डेट पे जो है ये सरकारी ज़मीन जहाँ पे भी काचराई या फिर रोशनी लैंड, तो उसमें ये कब्जा जो है हटाया गया है। साउथ कश्मीर में बिलखुसूस अगर हम पुलवामा, शोपियान, कुलगाम और अनंतनाग की बात करें तो हज़ारों कनाल ज़मीन जो है उस पर कब्जा हटाया गया है। और कुल मिलाकर ये कार्रवाई जो है पिछले कुछ दिनों से अंजाम दी गई है। और आज सुबह सुबह ये जो अरपथ नाले के पास स्ट्रक्चर खड़ा है, ये पीछे आप जो देख रहे हैं, इस पे भी कार्रवाई जो है की गई है। और जैसा ने बताया कि इसको जल्द ही जो है अपनी तहवील में लिया जा रहा है। हालांकि इसमें नोटिस पहले ही सर्व की गई थी और नोटिस सर्व करने के बाद जो ये डेमोलिशन ड्राइव जो है जैस्मीन अंजाम दिया गया है। और कुल मिलाकर हजारों कनाल जमीन जो है जिसपे कब्जा जमाया है लोगों ने, या फिर इन्फ्लुएंशियल लोगों ने, या फिर सियासतदानों ने, या और जो लोग हैं उन्होंने कब्जा जमा, वो कब्जा हटाने की कोशिश कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट। और ये कार्रवाई जो है ये पिछले दिनों से जारी है। जैस्मीन, मैं आपको बताऊं कि साउथ कश्मीर की अगर हम बात करें तो कुलगाम या फिर शोपियान, हालांकि आपने कुछ भी कल भी देखा कि शोपियान और कुलगाम में फॉर्मर एमएलएज के खिलाफ भी कार्रवाई की गई और उसके साथ साथ पुलवामा में भी। और कुल मिलाकर साउथ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें, चारों डिस्ट्रिक्ट्स की, तो यहाँ पे हजारों कनाल जमीन जो है जो जेर कब्जा थी, जिसको हम सरकारी जमीन कहेंगे, तो उस पर कब्जा हटाने की कोशिशें जो है वो जारी है। जहाँ जहाँ इन्फ्लुएंशियल लोगों ने गाहचराई पे या फिर सरकारी जमीन पे या फिर रोशनी लैंड जो है वो ऑक्यूपाई की है, उस पर कब्जा किया है, तो वो कब्जा हटाने की कोशिशें की जा रही है। और इसमें महकमे माल की अगर हम बात करें, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है ये कार्रवाइयां अंजाम दे रहा है। जैस्मीन, ठीक।
जहूर, तो यहाँ पर जिस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, इससे पहले आप जानकारी दे रहे हैं कि नोटिस दिया गया था और उसके बाद इस कार्रवाई को अब अंजाम दिया जा रहा है। इसी के मद्देनजर आगे आने वाले समय में भी इस तरह की कार्रवाइयां देखने को मिलेंगी। बहुत शुक्रिया जहूर तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। गंदोह भलेसा में बीजेपी का एक दिवसीय अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की कमेटी बनाकर पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। पूर्व विधायक भद्रवाह और प्रभारी विधानसभा क्षेत्र 52 डोडा दिलीप सिंह परिहार के साथ स्वामीनाथ शर्मा निर्वाचन क्षेत्र 52 डोडा अधिवेशन में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी। अपने पार्टी वालों ने, जेपी नड्डा जी ने, रविंद्र रैना जी ने, अशोक कोल जी ने हमें ये भेजा है कि आप जाके देखो क्या बूथ बना है नहीं बना, बूथ की कमेटी बनी है नहीं बनी है, मंडल की कमेटी बनी है नहीं बनी है, मोर्चों की कमेटियाँ बनी है नहीं बनी है। और फिर हमने ये जो शक्ति केंद्र इंचार्ज है इनको एक्टिवेट किया है, पन्ना प्रमुख बनाने हैं। तो इसके लिए हमने मीटिंग बनाई थी कि क्या ये जो बने हैं मीटिंगें हैं, ये मेंबर जो बने हैं क्या ये सच हैं या, तो उनको चेक करने के लिए हमें भेजा है। हम जगह जगह आ रहे हैं और जो हमारा पन्ना प्रमुख होगा वो अपने बूथ पे देखेगा और फिर बूथ इंचार्ज को बताएगा कि कितनी योजनाएं जो सेंटर में लागू हुई है। तो ये सारी स्कीमें जो है ये लागू करने के लिए हम वचनबद्ध है, इसलिए हम ग्रुप ग्रास रूट करते हैं। जिम्मेवारी लगा के रखी है कि कार्यकर्ता को भी मजबूत करना है और साथ में संगठन को मजबूत करना है, तो उसके लिए रिव्यू चल रहा है हमारा। दूसरी बात का आपका सवाल है कि जो सरकारी लैंड के ऊपर जो भी आज डिमोलेशन हो रहा है, उसमें देखो मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी का एक ही नारा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अलबत्ता यहाँ के अपोजिशन वालों ने कुछ एक ऐसा इशू उठाया, जिस बंदे के पास हमारी पार्टी तब भी कह रही थी, पहले से कह रही थी कि किसी के पास अगर अपना मकान स्टेट लैंड में 5, 10, 15 मरले में, उसको कोई नहीं छेड़ेगा, बल्कि उस आदमी को छेड़ा जाएगा जिन्होंने 100-100, 200 कनाल को बेचा है। उन्होंने स्टेट लैंड को अपने कब्जे में लेते हुए फिर उसकी सेलिंग की है। और बहुत से लोग आपको देखने में आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ऐसी जैसी जमीन को हड़प किया है, अब उसको बख्शा नहीं। किसी भी एक गरीब आदमी को अगर कोई तंग करता है, हो सकता है बीच में कुछ लोग होते हैं मुलाजिम लोग जिनका कोई पर्सनल किसी के साथ मतभेद रहते हैं, उनको डराएंगे, किसी को नोटिस लगाएंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट बोला है कि किसी का भी रेजिडेंशियल हाउस चाहे 2 मरले हो, 4 मरले हो, 10 मरले हो, 15 मरले में हो, किसी का नहीं गिराया जाएगा। लेकिन हाँ, उन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा कि जिन्होंने स्टेट लैंड में बड़े बड़े कम्प्लेक्स बनाए हैं, किसी ने स्कूल बनाए हैं, किसी ने अस्पताल बनाए हैं प्राइवेट, या जैसे आपके इसी इलाका की एक जो लिस्ट आई है उसमें आपने आज़ाद साहब की पूरी फैमिली का नाम है जिन्होंने 145 कनाल ज़मीन को ग्रैब किया हुआ है, तो उन लोगों को तो बख्शा नहीं जाएगा। बाकी किसी भी गरीब को सताया नहीं जाएगा। अगर कोई गरीब ऐसा है जिसको कोई सताता है तो आप हमसे कांटेक्ट करते हैं। दिन में कभी भी आपको अगर कोई ऐसी परेशानी किसी भी गरीब आदमी को आती है तो आप भारतीय जनता का जो कार्यालय, पार्टी का कार्यालय डोडा में है, हमारे मुनीर साहब का, हमारे मंडल प्रधान जो यहाँ के, उनका कार्यालय यहाँ पे, आप जब मर्जी उनको कांटेक्ट करें और आपकी परेशानी हमारी परेशानी हम आपको। जम्मू कश्मीर में पहली बार ओपन एयर सिनेमा की शुरुआत की गई है। एटलस इवेंट मैनेजमेंट और एक्वाप्लेक्स क्राउन द्वारा जम्मू के ऐतिहासिक बागे बाहू पार्क में उत्तर भारत के सबसे बड़े ओपन एयर सिनेमा और फ्लोटिंग स्टेज की शुरुआत हुई। इस कॉन्सेप्ट का मकसद जम्मू के रीजनल सिनेमा को बढ़ावा देना और जम्मू के टूरिज्म को बढ़ावा देना है। ये बागे बाहू का जो हम लोग का लेजर शो चल रहा था, एक अट्रैक्शन था टूरिस्ट के लिए, लोकल हमारे शहरी या जम्मू के जो आम नागरिक हैं उनके लिए। इस प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन पूरी तरीके से नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने इसे एक प्राइवेट मोड में, यहाँ पे आप जिस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ओपन एयर थिएटर है और आगे आने वाले टाइम में इस तरीके की एक्टिविटी की एक ये जो डेस्टिनेशन है, पूरा डे टू नाइट एक अच्छा डेस्टिनेशन हो, बच्चे या फैमिली या टूरिस्ट आए, लोग यहाँ पे एंजॉय करें सुबह से शाम तक, और ये हैपनिंग प्लेस होने वाला है। तो टूरिस्ट एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ जाएगा, साथ ही साथ आसपास जो हमारे वेंडर हैं, शॉपकीपर हैं, उनके लिए, उनकी इकोनॉमी, उनके रेवेन्यू जनरेशन के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है। और टूरिज्म का जो पर्पस भी है कि जो हमारे डेस्टिनेशन डेवलप हो रहे हैं, प्रमोट हो रहे हैं, टूरिस्ट आए वो फील करे, एक्सपीरियंस करे, और साथ साथ वहाँ आसपास की जो भी हमारी इकोनॉमी है वो बूस्ट करे।
बेसिकली ये जम्मू का पहला एंड नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट ओपन एयर सिनेमा है विद द कैपेसिटी ऑफ 1500 प्लस, जिसमें हम अभी JNK की रीजनल मूवीज को है उसको प्रमोट कर रहे हैं, अपने डोगरे कल्चर को बूस्ट अप कर रहे हैं। उनको हमने प्लेटफॉर्म दिया है आर्टिस्ट को कि वो आए, हमारी स्टेज है, फ्लोटिंग स्टेज है, इस पे आए, अपना टैलेंट शो करें और उनको हम आगे मौका देते रहेंगे साथ साथ। जनरल जोरावर सिंह खेल मैदान रियासी में खेलने के लिए आने वाले खिलाड़ियों को समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। खिलाड़ियों को पीने के पानी तक की सुविधा वहां मुहैया नहीं हो पा रही है और शिकायत यह भी है कि ग्राउंड की हालत खस्ता है। उबड़ खाबड़ होने के साथ साथ खड्डे भी बन गए हैं, जिसको लेकर संबंधित अधिकारियों को शिकायत भी दे चुके हैं, लेकिन आज तक निवारण नहीं हो पाया है। कि मेरा नाम डॉक्टर सुकेश है, मैं भी खुद भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ और यहाँ पे ग्राउंड में हम आते हैं, हमें भी संडे को टाइम होता है, लेकिन यहाँ पे ना वॉशरूम की फैसिलिटी है ना अच्छे पानी की फैसिलिटी है। ग्राउंड में देखिए हर जगह कचरा पड़ा है, घास पड़ा है। ये जो काउंसिल में जितने भी मेंबर हैं जो ये मैच फीस भी लेते हैं, ये कहते हैं कि मैच फीस है 2500 पर डे, लेकिन किस बेसिस पे मैच फीस मांगते हैं? कोई सुविधा है नहीं बच्चों को। यहाँ पे पवेलियन की आप हालत देखें, हर जगह गुटखा तंबाकू खा के फेंका, ना कोई सफाई है ना कुछ है। और यहाँ से फिर ऐसे कैसे टैलेंट ऊपर जाएगा? नेट की सुविधा यहाँ पे नहीं है। बच्चे आप भी अभी भी देख लो, अगर कैमरा घुमाओगे आप यहाँ देखना, बच्चे कोई बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, कोई उस साइड खेल रहे हैं। चीज़ सरकार दे रही है, लेकिन इसको मेंटेन कौन करेगा? पैसा किसका बर्बाद हो रहा है? जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस ग्राउंड के रिगार्डिंग जो भी इसको देख रहा है, काउंसिल देख रही है, तो उनको एक बार बताया जाए, इसके ग्राउंड के ऊपर ध्यान दिया जाए ताकि यहाँ का यूथ अच्छे से खेल सके। और जो खेलो इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं हमारे अपने PM साहब, तो उसके ऊपर हम भी अपना योगदान कुछ दे सकें। देखिए सर, हम भी यहाँ, अभी मेरी भी उम्र 32 साल है, हम भी यहाँ देख रहे हैं, अभी तो सिर्फ ग्राउंड लेवल तो कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ कागजों में हो गया होगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हुआ है। सर टैलेंट तो है, कूट हमारे भारतीय इसीलिए मशहूर हैं। आज अगर ODI में नंबर 1 टीम है अपन इंडिया के क्रिकेट में भी, तब भी इसका मतलब टैलेंट तो है ये टीम में। हमारे ऐसे में कम टैलेंट थोड़ी है। हाँ, इसको ऊपर लेने वाला कोई नहीं है। नमस्कार सर, मेरा नाम धीरज सिंह है। तो सर यहाँ हर दिन हम खेलने आते हैं, तो ना यहाँ पानी की सुविधा है, ना इधर कोई शौचालय है, ना कुछ है। आप यहाँ देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ रोज़ खेलने आते हैं, ना यहाँ नेट लगाए छोटा सा। हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से इतना कहना चाहते हैं कि बच्चों के लिए थोड़ा नेट लगाएं साइड पे, जहाँ वो प्रैक्टिस कर सकें। एक छोटी सी टंकी लगवा लें जहाँ से वो पानी पी सकें, या कोई शौचालय छोटा सा बना ले, बस हमारी इतनी डिमांड है बच्चों की। टैलेंट तो बहुत है, आपको भी पता है बच्चों में यहाँ, लेकिन कैसे जाएंगे आप बताओ? बच्चों को ना प्रैक्टिस हो रही है टाइम की, ना कुछ हो रही है। तो आप खुद ही देख लो यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, लेकिन बच्चों में टैलेंट तो बहुत है, उसमें कोई कमी नहीं है टैलेंट की। नेट्स नहीं है तो बाथरूम नहीं है, पानी तो है ही नहीं, बिल्कुल भी पानी नहीं है। बाकी जो में ही होता है ग्राउंड लेवल पे तो हमें दिखता नहीं है। देखो छोटे छोटे बच्चे कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितनी को लगती है, इंजरी कितनी होती है यहाँ पे। थोड़ी सी एफर्ट करेगा कोई तो इंजर हो जाएगा। बड़ा रिस्क है इस ग्राउंड में खेलना। आगे बढ़ेंगे। मोनाश विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य विशेषज्ञों का प्रतिनिधिमंडल एम्स जम्मू पहुंचा। मोनाश विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य विशेषज्ञों का यह प्रतिनिधिमंडल और UK के लंदन कॉलेज के विशेषज्ञ 3 दिन के दौरे पर आए हैं। एम्स विजयपुर जम्मू पहुंच मोनाश विश्वविद्यालय और लंदन कॉलेज के प्रतिनिधिमंडल ने एम्स इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। इस मौके पर एम्स निदेशक डॉक्टर शक्ति गुप्ता की देखरेख में मोनाश विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया और लंदन कॉलेज के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के प्रतिनिधिमंडल के बीच एक अहम बैठक हुई। चर्चा में एम्स जम्मू के स्वास्थ्य सुविधाओं और सहयोग पर विशेष बातचीत की गई। एम्स जम्मू निदेशक डॉक्टर शक्ति गुप्ता ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य बेहतर संबंध बनाना और अनुसंधान, शिक्षण और विनियम कार्यक्रमों के माध्यम से सभी पक्षों को लाभान्वित करेगा।
और केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन लगभग 28 महीने बाद जेल से बाहर आ गए हैं। बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में लखनऊ की सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत के फैसले पर हस्ताक्षर किया था। इससे पहले 1 महीने पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जमानत दी थी। 5 अक्टूबर 2020 को हाथरस गैंगरेप मामले पर रिपोर्टिंग करने जाते समय उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उन पर यूपीए लगाया गया था। तो 28 महीने के बाद हम वापस बाहर आया। एक आज़ादी का हवा मिल गया। मीडिया पर्सन सबको शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, ठीक है। हिंदी मीडिया और सब मीडिया को शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू यार। ये अभी ईडी मतलब एक पॉलिटिकल टूल है, बस इतना है। इसमें क्या है भैया, 2 साल के बाद सही है। मतलब यूएपीए में बहुत लोग 5 साल 10 साल जेल काट रहा है। हम 28 मंथ में बाहर आ गया। ये मीडिया, हमारा मीडिया फ्रैटर्निटी का एक नतीजा। यार वो लोग मना किया, वो पॉपुलर फ्रंट का नहीं, ये वो स्टूडेंट था। दोनों मेरा साथ 2 लड़कियां था, वो दोनों स्टूडेंट था। जामिया में स्टूडेंट था, एक मेरठ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था। एक हमारा ड्राइवर था, ओला ड्राइवर था, उसको भी पीएफआई का बनाया, मुझे पीएफआई का सेक्रेटरी बनाया, फाउंडर मेंबर बनाया। इसमें क्या मतलब, ये एलिगेशन है। एसटीएफ मुझे बताया, मैं पीएफआई का फाउंडिंग मेंबर बताया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। विधायक का प्राथमिकता की बैठक का आज दूसरा दिन है। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक बैठक होनी है। कांगड़ा और किन्नौर के विधायक इसमें शामिल होंगे। सोलन, बिलासपुर और मंडी के विधायक भी इस बैठक में मौजूद होंगे। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक इस बैठक का तीसरा चरण होगा। सीएम की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी। तो अहम खबर आपको बता दें, विधायक प्राथमिकता की बैठक का आज दूसरा दिन है। 10:30 बजे से 1:30 बजे तक इस बैठक का पहला सेशन और 2 बजे से शाम 5 बजे तक इस बैठक का तीसरा चरण होगा, जिसमें अलग अलग इलाकों से पहुंचे विधायक शिरकत करेंगे और अपनी अपनी प्राथमिकताएं सीएम सुक्खू के सामने रखेंगे। बजट को लेकर इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। प्राथमिकताओं के अनुसार बजट का खाका फिर तैयार किया जाएगा सरकार द्वारा और उससे पहले अपने अपने इलाके की तमाम प्राथमिकताओं के साथ विधायकों के साथ सीएम सुक्खू ये खास बैठक करने वाले हैं। आज इस बैठक का दूसरा दिन है, जिसमें कांगड़ा और किन्नौर के बैठक में सुबह शिरकत करेंगे विधायक और दूसरी बैठक में बिलासपुर मंडी के साथ साथ जो इलाके जो जिले बच गए हैं उनके विधायक इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। अब से कुछ ही देर बाद राज्य सचिवालय में यह बैठक शुरू होनी है। वहीं सुक्खू सरकार के पहले बजट की तैयारी भी तेज हो गई है। बजट हर इलाके की प्राथमिकताओं के हिसाब से तैयार किया जाएगा। प्राथमिकताएं तय करने के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज कांगड़ा और किन्नौर के विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। वहीं सोलन, बिलासपुर और मंडी के विधायकों के लिए बैठक का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे का रखा गया है। इससे पहले बुधवार को सीएम ने ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और सिरमौर के विधायकों के साथ बैठक की। बैठक में सरकार की तरफ से वार्षिक योजना 2023-24 का आकार 9,523.82 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। बजट की प्राथमिकताओं को लेकर 15 फरवरी तक जनता से भी सुझाव मांगे गए हैं। विधायकों के साथ बैठक में सीएम ने कहा कि हम सत्ता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। ऐसे में विधायक भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने के नजरिए से बजट अपनी प्राथमिकताएं चुने। हमारी सरकार का एक ही मकसद है, हमने कहा है कि हम सत्ता के लिए नहीं आए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। काम में स्पीड हो, काम गति से चले, डिले ना हो, क्योंकि पिछले 20 साल से तो हम देख रहे हैं विधायक प्राथमिकता की डीपीआर बनने का समय तो वो चलती है, हमारी सरकार आती है, रूटीन में दूसरी सरकार आती है, तो अभी ये ज्यादा चलने वाला नहीं है, क्योंकि खुद हम आने वाले समय में इस दृष्टिकोण से पूरी नजर रखेंगे। सड़क, सिंचाई योजनाएं और पानी की योजनाएं, कुछ समय में पानी की योजनाएं पूरी होने वाली है।
सिंचाई की योजनाएं के बारे में मैं कहना चाहूंगा। सिंचाई की योजना आज तक हिमाचल प्रदेश में मैंने देखी नहीं। हमारी कोई सिंचाई की योजना हम सब दे रहे हैं 200, तो इस बार सिंचाई की योजना देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई और योजना आती है उसको दीजिए। वहीं सीएम सुक्खू ने पुलिस भर्ती पेपर लीक केस में सीबीआई की छापेमार कार्रवाई पर कहा कि पिछले 5 सालों में हिमाचल पेपर लीक का धंधा खुलेआम चल रहा था। उम्मीद है कि सीबीआई निष्पक्ष जांच कर आरोपियों को सजा दिलाएगी। हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक हुए सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से जो अभी रिपोर्ट्स हमारे पास प्रीलिमिनरी आई है, उस रिपोर्ट्स के आधार पर कह सकता हूं मैं कि ये पिछले जो 5 साल से ये बार बार चली हुई थी, उसका जो रिपोर्ट्स हमारे पास आई है, तो एक रूटीन पेपर लीक किए जाते थे, कुछ लोगों तक पहुंचाए जाते थे और कुछ लोगों को सिलेक्ट कर दिया जाता था। और अब सीबीआई तो भारत सरकार के अंदर है। अब जब उन्होंने छापे मारे तो और सत्ता सामने आ रहा है, और जो हमारी विजिलेंस टीम भी इंक्वायरी कर रही है उसमें और भी सत्ता सामने आए हैं। और मुझे आजकल में वो रिपोर्ट सबमिट करने वाले हैं, और जो इन्होंने प्रीलिम्स रिपोर्ट हमें सबमिट की थी, मैं कह सकता हूं कि तकरीबन 60% पेपर लीक हुए। सरकार की तरफ से सीमेंट प्लांट विवाद को हल करने की कोशिशें भी जारी हैं। इससे लेकर सीएम सुक्खू ने सचिवालय में दाड़ाघाट और बरमाणा ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार माल भाड़े का नया रेट जारी करने वाली है, जिस पर बैठक में चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि हम ट्रक ऑपरेटर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए ही नया रेट जारी करेंगे और जल्द ही विवाद सुलझा लिया जाएगा। कि दोनों ट्रक यूनियंस आज आई है, दोनों के साथ हमारे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी थे, संजय अवस्थी जी थे, और बैठक में सरकार पूरी तरह हिमाचल के जो ट्रक ऑपरेटर्स के साथ खड़ी है। हम अपने ट्रक ऑपरेटर्स हमारे परिवार के लोग हैं, हम उनका भला चाहते हैं, और ये भी नहीं चाहते कि उनका ट्रक ऑपरेटर का दम घुटाकर हम कोई किराया निर्धारित करें। सम्मानपूर्वक जहां बातचीत होगी हम उसके लिए तैयार है, और ट्रक ऑपरेटर्स को ने अभी शाम को इस मीटिंग के बाद मुझसे दोबारा मिलना है। कुछ राय वो रखी है, कुछ राय हमने रखी है, और जल्दी इसका समाधान हम इसका निकाल लेंगे। धर्मशाला के शीला चौक, भटेहड़ और पासु पंचायत में 2 दिन में डायरिया के 28 से अधिक मामले आए हैं। मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। जोनल हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश गुलेरी ने बताया कि दिक्कत होने पर कई लोग उपचार के लिए जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला पहुंचे थे। इन मरीजों में अधिकतर लोगों को दस्त, उल्टी और पेट दर्द की शिकायत थी। बीते कल डायरिया के करीब 19 मामले रिपोर्ट किए गए। सभी मरीजों का घर में इलाज चल रहा है। लोगों को बाहर का खाना खाने से परहेज करने और पानी उबालकर पीने की सलाह दी गई है। देखिए, गत 2-3 दिनों से ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि धर्मशाला शहर से कुछ सटे हुए क्षेत्रों से कुछ हेपेटाइटिस और डायरिया के मामलों में वृद्धि होने का समाचार था। जो हमारे पास अस्पताल में लोग आ रहे हैं, सामान्यतः हमारी ओपीडी प्रतिदिन 800-850 के करीब होती है, और गत दिनों में जैसे मैं कल की बात करूं तो 800 टोटल ओपीडी में हमारे पास डायरिया और आंत्रशोथ के मिलाकर कुल 19 मामले कल रिपोर्ट हुए हैं, जो ओपीडी में रिपोर्ट हुए हैं। सभी ये माइल्ड केसेस थे, माइल्ड डिहाइड्रेशन इनमें थी, तो इनको किसी को भी दाखिल होने की आवश्यकता नहीं थी। वैसे ये भी कहा जा सकता है कि 100 लोग अस्पताल में प्रतिदिन आ रहे हों तो उनमें इतने मामले मैं इसे कोई एकदम अप्रत्याशित रूप से वृद्धि नहीं गिन सकता। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।